सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को एक फैसला देते हुए राज्यपालों को एक नसीहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को एक दोस्त, दार्शनिक और राह दिखाने वाले की तरह होना चाहिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं, आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए। आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं। लेकिन साहब सोचिए, अगर अवरोधक बनने से इनाम मिले तो व्यक्ति उत्प्रेरक क्यों बनेगा? अगर किसी राज्य में गैर बीजेपी की सरकार है तो राज्यपाल या उपराज्यपाल बीजेपी के इशारे पर निर्वाचित सरकार के काम में रोड़े डालते हैं। 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से इन आरोपों का एक ट्रेंड सा चल गया है। पश्चिम बंगाल, केरला, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में गैर भाजपा सरकारें हैं और लगभग हर राज्य की सरकार गवर्नर्स को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी का प्रवक्ता कह रही है। बंगाल के पूर्व गवर्नर जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी की सरकार के बीच के विवाद ऐसा गहराया कि ममता ने जगदीप धनखड़ को सोशल मीडिया पर ब्लॉक किया और जगदीप धनखड़ ने ममता के खिलाफ ट्वीट्स की लड़ी लगा दी। लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ ये कि जगदीप धनखड़ साहब पश्चिम बंगाल के गवर्नर के पद से हटे और बाद में देश के उपराष्ट्रपति बन गए। आरोप लगता है कि यह तोहफा था जो गवर्नर रहते हुए चुनी हुई सरकार के काम में अवरोधक बनने के कारण धनखड़ साहब को मिला। मुनव्वर राणा का एक शेर है, अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल लेते गवर्नर लग गए होते। तो क्या संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी किसी खास चाहत में अपना लहजा केंद्र की सत्ता में आसीन पार्टी से मिला लेते हैं? क्या गवर्नर के पद को निजी राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए बीजेपी ने यूज किया है? न्यूज दैट मैटर्स के इस एपिसोड में बात इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। कानून मंत्री के तौर पर अपने पहले ही इंटरव्यू में बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था, अगर संविधान अच्छे लोगों के हाथ में रहेगा तो अच्छा साबित होगा, लेकिन बुरे हाथों में चला गया तो इस हद तक नाउम्मीद कर देगा कि किसी के लिए भी नहीं नजर आएगा। उन्होंने कहा था, मैं महसूस करता हूं कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाए खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान खराब साबित होगा। दूसरी ओर संविधान चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, यदि इसे लागू करवाने वाले लोग अच्छे हों तो संविधान अच्छा साबित होगा। यानी कि संविधान के अच्छे और बुरे होने की बात इस बात पर निर्भर करती है कि उसे लागू करवाने वाली अथॉरिटी कैसी है। अमित शाह के शब्दों में आजकल संविधान लहराने का फैशन है। मान्यवर, मुझे ये बताओ कि अभी अभी फैशन है संविधान लहराने की, लेकिन ये फैशन बना क्यों? कारण है संविधान की मूल भावना पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमले। केंद्र की सत्ता में काबिज बीजेपी पर फेडरल स्ट्रक्चर पर हमले करने का आरोप लगता रहता है। दिल्ली से लेकर बंगाल तक ये आरोप लगे। तमिलनाडु से भी इन आरोपों की गूंज सुनाई दी। दरअसल साल 2023 में तमिलनाडु की सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र में 12 बिलों को पास किया, लेकिन राज्यपाल RN रवि ने विधानसभा से पारित 12 में से 10 बिलों को 13 नवंबर 2023 को बिना कारण बताए विधानसभा में लौटा दिया और 2 बिलों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया। इसके बाद 18 नवंबर को तमिलनाडु विधानसभा के विशेष सत्र में इन 10 बिलों को फिर से पारित किया गया और राज्यपाल की मंजूरी के लिए उनके सचिवालय में भेज दिया गया। लेकिन राज्यपाल ने दोबारा से भेजे गए इन बिलों पर साइन नहीं किया और उनको रोके रखा। संवैधानिक भाषा में इसे ही वीटो कहते हैं। साल 2023 में राज्य सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तमिलनाडु की राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका में कहा कि राज्यपाल सभी बिलों पर जल्द से जल्द सहमति दें। अपनी याचिका में तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल के रवैये को गैर कानूनी बताया था। सरकार ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि बिलों को लटकाने से लोकतंत्र की हार होती है। संविधान का आर्टिकल 200 कहता है कि जब विधानसभा कोई विधेयक राज्यपाल को भेजे तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। पहला, वो मंजूरी दे सकते हैं। दूसरा, वो रोक सकते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। या चौथा, पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस भेज सकते हैं। विधानसभा बिल को अगर दोबारा पास कर देती है तो फिर राज्यपाल मंजूरी नहीं रोक सकते। हालांकि अगर राज्यपाल को लगता है कि बिल संविधान, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों या राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा है तो वो उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर याचिका में अपना फैसला सुनाया और राज्यपाल यानी गवर्नर के अधिकारों और शक्तियों की सीमाओं को तय कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा साहेब अंबेडकर की ही टिप्पणी को दोहराते हुए फैसला सुनाया
कि राज्यपाल के पास कोई भी वीटो पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को दिए गए फैसले में सरकार को 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध बताया। कोर्ट ने कहा यह मनमाना कदम है और कानून के नजरिए से सही नहीं। राज्यपाल को राज्य की विधानसभा को मदद और सलाह देनी चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के लिए बिल पर काम करने की टाइमलाइन भी तय कर दी। इसके अनुसार राज्यपालों को अब विधानसभा से पास बिल पर राज्यपाल 1 महीने के भीतर कदम उठाना होगा, ये उनके लिए तय कर दिया गया है। फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को नसीहत भी सुनाई। कोर्ट ने कहा राज्यपाल को एक दोस्त, दार्शनिक और राह दिखाने वाले की तरह होना चाहिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं, आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए, आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं। राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बाधा पैदा ना हो। तमिलनाडु की सरकार और राज्यपाल के बीच साल 2021 से ही रिश्ते खराब थे। तमिलनाडु की डीएमके सरकार राज्यपाल पर भाजपा प्रवक्ता की तरह काम करने का आरोप लगा चुकी है। लेकिन केवल तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, महाराष्ट्र और दिल्ली में भी चुनी हुई सरकारें अपने अपने राज्यपालों पर ऐसा आरोप लगा चुकी है। पश्चिम बंगाल सरकार के भी 23 बिल राज्यपाल के पास अटके पड़े हैं। इन बिलों में मॉब लिंचिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे शामिल हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के इन बिलों को राज्यपाल सीवी आनंद बोस की मंजूरी नहीं मिली है। यहां तक कि खुद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी राज्यपाल से इन बिलों को पास करने की गुहार लगा चुकी है। न केवल ये 23 बिल बल्कि पश्चिम बंगाल के राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर भी राज्य सरकार और राज्यपाल आमने सामने है। राज्यपाल आनंद बोस ममता सरकार के उन 17 नामों पर अपनी असहमति जता चुके हैं जिन्हें विश्वविद्यालयों में बतौर कुलपति नियुक्त किया जाना था। राज्यपालों से शिकायत केरल और पंजाब जैसे राज्यों को भी है। केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है कि राज्यपाल के फैसलों की वजह से विधानसभा बाधित हुई है। इसके अलावा केरल की सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने राज्यपाल पर बिलों को लंबे समय तक पेंडिंग रखने का आरोप भी लगा चुकी है। केरल की सरकार का कहना है कि लंबे समय तक बिलों को पेंडिंग रखने से ये बेअसर हो गए थे। कोर्ट ने भी केरल सरकार की याचिका का संज्ञान लेते हुए राज्यपाल को हिदायत दी। कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। पंजाब सरकार भी राज्यपाल पर बिलों को पेंडिंग रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है। पंजाब सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 4 महीने में राज्यपाल ने 7 बिलों को अपने पास पेंडिंग रखा। इससे विधानसभा का काम बाधित हो रहा है। दिल्ली में पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी और जब वो सरकार थी तब उस सरकार और उपराज्यपाल के बीच जो विवाद था वो जगजाहिर है। आम आदमी पार्टी की सरकार अक्सर ये आरोप लगाती थी कि उपराज्यपाल उनकी सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं। तो एक ट्रेंड है कि जहां जहां भाजपा की सरकारें नहीं हैं वहां वहां की राज्य सरकार ये कह रही है कि राज्यपाल के जरिए केंद्र में काबिज जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जो है, वो उसे काम नहीं करने दे रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब राज्यपालों को हिदायत दी है, उन्हें संविधान का मतलब समझाया है। ये काम है सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के समझाने के बाद क्या राज्यपाल अब अपना काम समझ पाएंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय, अपना कमेंट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाएं ताकि इस वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।